नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। नई दिल्ली अलर्ट पर है। दिल्ली और आसपास के 10 से ज्यादा लोकेशंस पर आज ही मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली पर आतंकवादी हमले की आशंका है। दिल्ली वालों को आज रात बहुत सावधान भी रहना है। दिल्ली में यह मॉक ड्रिल कल भी चलेगी। दरअसल ये खुफिया इनपुट हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के टारगेट पर अब नई दिल्ली है। आसिम मुनीर ने आतंकवादियों को नया ऑर्डर दिया है। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में आतंकवादी हमले हो सकते हैं और इन्हीं को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा चाक चौबंद है। मॉक ड्रिल हो रही है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, बाजार, सब जगह पर, मॉल्स, होटल्स, लगातार यहां पर जांच हो रही है। आज और कल लगातार ऐसी ही जांच चलती रहेगी। सतर्कता जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं और सावधान करने वाली भी। आसिम मुनीर ने लश्कर की एक टुकड़ी को एक्टिवेट कर दिया है। लश्कर की एक टुकड़ी 9 गाड़ियों के साथ एक सीक्रेट लोकेशन की तरफ जाती हुई दिखी है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके वीडियो मिले हैं और आप पाकिस्तान की इसी हरकत की पूरी वीडियोग्राफी अब देखने जा रहे हैं। क्या इस बार पाकिस्तान के टारगेट पर नई दिल्ली है? क्या इस बार मुनीर फतेह 2 मिसाइल से नहीं दिल्ली पर दूसरे तरीके से हमला करने का प्लान बना रहा है? क्या मुनीर ने टेरर अटैक का ऑर्डर दे दिया है और क्या इसके लिए उसने अपने टेरर सेल को एक्टिवेट कर दिया है? क्या दिल्ली को टारगेट करने के लिए मुनीर ने लश्कर, जैश और हिजबुल को टास्क सौंप दिया है? दिल्ली में इस वक्त हाई अलर्ट है। 2 दिन की एंटी टेरर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। एंटी टेरर मॉक ड्रिल की शुरुआत गुरुवार को हुई है जो शुक्रवार तक चलेगी, यानी ये 48 घंटे बहुत अहम हैं। इस मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली के 10 से ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट्स को सेलेक्ट किया गया है। इनमें मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन, होटल शामिल हैं। तो क्या मुनीर दिल्ली में पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाने की फिराक में है? क्या मुनीर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन पर टेरर अटैक कराने का प्लान रेडी कर चुका है? और क्या इसीलिए इतने बड़े प्लान पर दिल्ली में एंटी टेरर एक्सरसाइज शुरू की गई है? दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डे पर के अंदर बम ब्लास्ट की सूचना मिली है पुलिस को। उसके बाद से दिल्ली पुलिस के ये जवान पहुंच रहे हैं पूरी तरीके से रेस्क्यू करने के लिए और जो बिल्डिंग है ये बस अड्डे की उसको खाली कराया जा रहा है और पुलिस पूरी तरीके से सर्च करेगी यहाँ पर। इसके साथ साथ पुलिस के साथ एनएसजी कमांडो को मौके पर बुलाया गया है। ब्लास्ट में घायल व्यक्ति को दिल्ली पुलिस के जवान रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के क्लेरिजिस होटल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें तो जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है कि यहाँ पर एनएसजी के कमांडो भी यहाँ पे मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, तमाम जो एजेंसीज हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के साथ स्पेशल सेल, अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो एनएसजी के कमांडो हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल रिस्पॉन्स टाइम देखने के लिए पूरी दिल्ली में जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एक एक करके यहाँ पर कमांडो उतर रहे हैं। दिल्ली का 5 सितारा होटल जहां पर इस वक्त मॉक ड्रिल की जा रही है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दरअसल पुलिस को कॉल करके जो है यहाँ पर बम की सूचना दी गई थी, डमी बम ब्लास्ट तक किया गया। उसके बाद गोलियों को आवाज को एस्टेब्लिश करने के लिए पटाखे चलाए गए और उसके बाद बाकायदा पूरी एक कंबाइंड मॉक ड्रिल जो है वो इस वक्त दिल्ली के 5 सितारा होटल पर चल रही है, जहां एक एक करके जो एनएसजी के कमांडो हैं वो उतर रहे हैं। मई 2025 की मॉक ड्रिल याद कीजिए, वो वॉर एक्सरसाइज थी। युद्ध के हालात में बचने और रिस्पॉन्स टाइम चेक करने की एक्सरसाइज थी। लेकिन इस बार दिल्ली में शुरू हुई एक्सरसाइज आतंकवादी हमले के खिलाफ वाली मॉक ड्रिल है, जिसका मकसद किसी भी टेरर अटैक की सिचुएशन में दिल्ली पुलिस, एनएसजी और अलग अलग एजेंसियों के रिस्पॉन्स टाइम को चेक करना है। तो क्या सच में दिल्ली में आतंकवादी हमले का खतरा है? और क्या यह हमला अगले महीने ही हो सकता है?
मई के महीने की ये तस्वीरें याद कीजिए जब पाकिस्तान ने दिल्ली की ओर गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट मिसाइल से हमला किया था, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी फतेह मिसाइल को सिरसा में ही हवा में मार गिराया था। इसलिए मुनीर ने अब अपना प्लान चेंज कर लिया है। इस बार वो फतेह मिसाइल नहीं, अपने आतंकी दिल्ली भेजने की फिराक में है और इसके लिए पाकिस्तान में मीटिंग हो चुकी है। कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर आदिल रजा ने दावा किया है कि मुनीर अगस्त में दिल्ली पर टेरर अटैक का प्लान बना रहा है और इसके लिए प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया गया है। से आतंकवादियों के ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, ऐसी धमकियां आ रही हैं जिनसे लग रहा है कि मुनीर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है और अब मुनीर के खतरनाक इरादों के कुछ लेटेस्ट सबूत हमारे हाथ लगे हैं। सबूत नंबर 1 ये तस्वीर है। ये तस्वीर इसी महीने यानी जुलाई की है और रावलपिंडी से आई है, जहां पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर, जिसे वहां GHQ कहते हैं, उससे सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को बुलाकर सार्वजनिक तौर पर एक परेड कराई गई है। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर दूर खींची गई इस तस्वीर का दूसरा फ्रेम तो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। इन आतंकियों की टी शर्ट के पीछे का हिस्सा गौर से देखिए। किसी की टी शर्ट पर लिखा है कमांडो HM यानी कमांडो हिजबुल मुजाहिदीन, तो किसी की टी शर्ट के पीछे लिखा है जिहाद इज माई लाइफ और उससे ठीक नीचे लिखा है HM यानी हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल के 40 से ज्यादा आतंकवादी ऐसे ही नहीं आए, उन्हें मुनीर लेके आया। पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादियों की फ्री मूवमेंट के लिए बाकायदा ऑफिशियल ऑर्डर जारी होते हैं। पर्ची पर आतंकियों की गाड़ी का नंबर, नाम लिखकर हिदायत दी जाती है कि उन्हें कहीं भी जाने से ना रोका जाए। सबूत आपके सामने है। अब सवाल है कि क्या मुनीर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों से दिल्ली में अटैक कराने की फिराक में है या फिर वो हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को यह टास्क सौंप चुका है। इसका सबसे लेटेस्ट सबूत भी मिल गया है। ये बस कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के एक सीक्रेट लोकेशन पर लश्कर के आतंकवादियों का काफिला पहुंचा है और उस काफिले को लीड करने वाले आतंकवादी का नाम है राणा मोहम्मद अशफाक। लश्कर के इस टॉप आतंकवादी की बात आगे करेंगे, पहले जरा इसके काफिले पर गौर कीजिए। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4, गाड़ी नंबर 5, गाड़ी नंबर 6, गाड़ी नंबर 7, गाड़ी नंबर 8, गाड़ी नंबर 9। सोचिए, ये किसी पाकिस्तान के किसी मंत्री, किसी संतरी का नहीं, लश्कर तैयबा के टॉप आतंकवादी का काफिला है। लश्कर का यह आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक पाकिस्तान में जिस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचा है, वहां इसने लश्कर तैयबा के कई सीक्रेट मीटिंग्स में भाग लिया। तो क्या इस सीक्रेट मीटिंग में ISI भी मौजूद थी और क्या यहीं भारत पर अगले टेरर अटैक का प्लान बना है? यह शक इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में राणा मोहम्मद अशफाक कई बार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा है। यह आतंकवादी पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला रैलियां करता है, हिंदुस्तान पर हमले की गीदड़ भभकी देता है और अपनी हर तकरीर में नॉन स्टॉप जिहाद जिहाद वाला लाउड स्पीकर बजाता है। हाफिज सईद के लिए बैटिंग करता है। और अब जो पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मुनीर ने दिल्ली में किसी बड़े टेरर अटैक के लिए लश्कर को ही सिलेक्ट किया है। सवाल है कि क्या मुनीर और ISI ने इसके लिए लश्कर के आतंकवादियों को सेलेक्ट करने का टास्क इसी राणा मोहम्मद अशफाक को सौंपा है? क्योंकि हाल फिलहाल में इसके जितने भी वीडियो सामने आए हैं, हर वीडियो में इस आतंकवादी ने मोदी का नाम लेकर भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी है। यानी मुनीर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। स्मॉलर, स्मार्टर और पायलटलेस अटैक की तैयारी कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अपने सारे टेरर नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन हमले का प्लान उसने किसी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ही सौंपा है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं, हाफिज सईद की लश्कर तैयबा है।
जिसके आतंकवादी इन दिनों नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वीडियो बना बनाकर दूसरे आतंकियों के साथ शेयर कर रहे हैं। मुरीदके में लश्कर के जिस मरकज तैयबा कैंप को हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक में तबाह और बर्बाद कर दिया, अब वहां भी नए सिरे से आतंकियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि मुनीर इन्हीं आतंकियों के दम पर दिल्ली को निशाना बनाने की फिराक में है। इसीलिए आतंकी और पाकिस्तान के कट्टरपंथी अपनी तकरीरों में बार बार दिल्ली की बात कर रहे हैं, यानी खतरा बड़ा है। पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर आदिल रजा ने अगस्त के महीने में दिल्ली में जिस आतंकी हमले की ओर इशारा किया था, उसका प्लान मुनीर रेडी कर चुका है और हिंदुस्तान को मुनीर के इस खतरनाक प्लान का पता चल चुका है। इसलिए दिल्ली में ऐसे किसी भी टेरर अटैक को नाकाम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोल्जर्स के पैराड्रॉप से लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने तक लार्ज स्केल पर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। दिल्ली में आतंकी हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। इस वक्त देखें आप, एनएसजी का यहाँ पर चॉपर जो है वो क्लेरिजिस होटल पर उतर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल मॉक ड्रिल चल रही है पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो एनएसजी का चॉपर है वो आ चुका है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त मॉक ड्रिल कर रही है। दरअसल आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर दरअसल पहले यहाँ पे बम ब्लास्ट किया गया डमी, और उसके बाद यहाँ पर पीसीआर कॉल की गई। दरअसल ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है ताकि अगर दिल्ली में कोई भी आतंकी हमला हो तो उससे निपटने के लिए रिस्पांस टाइम जो है तमाम जांच एजेंसियों का देखा जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पूरा मॉक ड्रिल जो है वो पूरी दिल्ली में चल रहा है अलग अलग इलाकों में, और इस वक्त एनएसजी के कमांडो आप देखें रस्सा जो है उन्होंने लटकाया है। अब यहां से एनएसजी के कमांडो जो हैं वो चॉपर से उतरेंगे और उसके बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मॉक ड्रिल के तहत चलाया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नई दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त एनएसजी के कमांडो जो हैं वो इस चॉपर से उतरेंगे। जांच एजेंसियां जो हैं तमाम स्पॉट पर हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर हैं और जो एम्बुलेंस है वो इस वक्त मौके पर है, और रस्सा इस वक्त लटका दिया गया है दिल्ली का 5 सितारा होटल। और आप देखें कमांडो जो हैं वो उतरना शुरू हो गए हैं होटल की छत पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक एक करके कमांडो जो हैं वो नीचे उतर रहे हैं। ये पूरी दिल्ली में इस वक्त सभी जांच एजेंसियों की एक कंबाइन मॉक ड्रिल चल रही है, जिसमें पूरी एक्सरसाइज की जा रही है कि अगर दिल्ली में किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो किस तरीके से जो है वो कमांडो जो फोर्स के लोग हैं वो किस तरीके से निपटेंगे उन आतंकवादियों से। और क्लेरिजिस होटल में बम की कॉल की गई थी, और फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। हिंदुस्तान तो किसी भी संभावित आतंकी हमले से निपटने के लिए, आतंकियों को देखते ही मार गिराने के लिए युद्ध स्तर पर एंटी टेरर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक एक्सरसाइज पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान ने भी बस कुछ घंटों पहले ही पीओके के स्कार्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुल स्केल एयरपोर्ट इमरजेंसी एक्सरसाइज की है। वहां आग बुझाने की प्रैक्टिस हुई है, घायलों को रेस्क्यू करने की प्रैक्टिस हुई है, और पाकिस्तान ने यह प्रैक्टिस इसलिए की है क्योंकि उसे पता है भारत पर अगर एक भी आतंकी हमला हुआ तो हिंदुस्तान उसे धुआं धुआं कर देगा। मोदी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान को अभी से अगले सरप्राइज की आहट सुनाई देने लगी है। मुनीर भारत को एक और जख्म देने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है। लश्कर के आतंकवादियों का काफिला निकलवा रहा है। अगस्त में किसी आतंकी हमले का प्लान बना रहा है, लेकिन यह प्लान उस पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इस बार भारत ने आतंकियों के साथ साथ मुनीर के द एंड का भी इंतजाम अभी से करना शुरू कर दिया है, और इसका पैनिक पाकिस्तान में दिखने लगा है। अखिलेश यादव का एक और बाबा के साथ आजकल झगड़ा चर्चा में आ गया है। यूपी की गली गली में इस झगड़े की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव इन बाबा से क्यों भिड़े, किस बात पर बीच सड़क पर अड़ गए, और क्या अखिलेश ने बाबा की बोलती बंद कर दी? अखिलेश और बाबा के झगड़े का वीडियो तो पुराना है, कंट्रोवर्सी नहीं हो गई है। इस बार कंट्रोवर्सी को हवा दी है मथुरा के बाबा अनिरुद्धाचार्य जी ने। अब
मथुरा शब्द आप याद रखिएगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर अभी लंदन में है और लंदन से लौटकर पदयात्रा करने कहां आएंगे? मथुरा। बाबा बागेश्वर की मथुरा में एंट्री से पहले ही यूपी में जाति का झगड़ा अब अखिलेश बनाम दो बाबा का हो चुका है। क्या अखिलेश यादव तीसरे बाबा यानी योगी आदित्यनाथ से बदला ले रहे हैं? क्या इसलिए वो बाबाओं पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर से चिढ़ते क्यों हैं? बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से रास्ता क्यों अलग करते हैं? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश को मठ और मठाधीश से दिक्कत क्यों है? अखिलेश के निशाने पर इन दिनों योगी कम हैं, मायावती और ओवैसी ना के बराबर हैं। अखिलेश के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू संत हैं और अखिलेश का टारगेट नंबर 1 है कथावाचक बागेश्वर बाबा। वो संत जो जाति में बटे हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो अखिलेश का टारगेट नंबर 2 है। अनिरुद्धाचार्य भी ब्राह्मण है और दोनों कथावाचक अखिलेश के अगड़ा पिछड़ा फॉर्मूला के लिए सबसे फिट है। अखिलेश बनाम बाबाओं की लड़ाई का लेटेस्ट चैप्टर एक पुराने वीडियो से शुरू हुआ है। अखिलेश और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का यह वीडियो 2 साल पुराना है। एक्सप्रेस वे पर दोनों की मुलाकात हुई और बहस शुरू हो गई। ये सूत्र और ये जो वर्ण व्यवस्था, इसका वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसी बुरी? अरे हमसे बहस मत करो, हम बस। अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच वर्ण व्यवस्था को लेकर बात शुरू हुई, जो देखते ही देखते बहस में बदल गई और अखिलेश अनिरुद्धाचार्य से भगवान कृष्ण का नाम पूछने लगे। ये सूत्र और ये जो वर्ण व्यवस्था, इसका वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसी बुरी? अरे हमसे बहस मत करो। चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण का। अनिरुद्धाचार्य जवाब देने लगे। अखिलेश ने टोक दिया, फिर सवाल पूछा। भगवान कृष्ण का वो नाम पूछने लगे जो सबसे पहले उनकी माँ देवकी ने रखा था। पहला नाम क्या था? वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ थोड़ी। जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आइए, कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग होगा। अखिलेश के समर्थक इस 2 साल पुराने वीडियो को खूब घुमा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग कैप्शन दिए जा रहे हैं। इस वीडियो को बाबा पर अखिलेश की जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वीडियो पर जाति का सियासी रसायन खूब चलाया जा रहा है। वीडियो 2 साल पुराना है, इसे उस वक्त भी वायरल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग, बस यही हमारी आपका रास्ता अलग। क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का रोल बड़ा होता है। अखिलेश और सपा को जब लगता है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासी धुरी डोल रही है, वो ऐसे ही किसी न किसी मुद्दे को हवा देते हैं। लेकिन इस बार शास्त्रार्थ के खेल में अखिलेश फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने भगवान कृष्ण का पहला नाम भी बता दिया है और सवाल भी पूछ लिया है। भगवान के अनंत नाम है। देखो, नंदलाल रखा नहीं गया। नंद के लाल है तो नंद के लाल हो ही गए, इसमें रखने की क्या जरूरत है? देवकी के पुत्र हैं तो देवकी नंदन हो ही गए, रखने की क्या जरूरत है? वसुदेव हैं, वसुदेव पुत्र हैं तो वासुदेव नाम हो गए, रखा नहीं गया। ये तो नाम है ही। जो रखा गया नाम, यदि आप रखने की पूछेंगे तो जो रखा गया वो पहला नाम कृष्ण है।
जो रखा गया। अब ये बताइए कि यशोदा के बेटे को यशोदा नंदन ही तो कहा जाएगा, ये रखना थोड़ी है, ये तो है ही है। उनका नाम रखा गया कृष्ण, जो रखा गया तो वो कृष्ण था। वो हमसे कहते हैं कि शूद्र मत कहिए किसी को, ठीक है, शूद्र हम नहीं कहेंगे किसी को, पर ये बताइए कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमने अपने घर पर बैठ के बना लिए हैं, या हमारे पिताजी ने बनाए हैं, या आपके पिताजी ने बनाए कि आपने बनाए? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो परंपरा है ये किसने बनाई? तो गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए, तो आप कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की बनाई व्यवस्था को आप नहीं मानते। अरे 4 वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हम 4 भाई हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों एक पिता की संतान हैं। ये वेद मैंने और आपने नहीं लिखे। वेद किसने लिखे? भगवान से प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक परमात्मा से प्रकट हुए, तो हम चारों के पिता तो हो गए एक। जब हम एक बाप की संतान हैं तो आपस में फिर झगड़ा किस बात का है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। अब ये बताइए कि क्या कोई, मैं केवल एक व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ, क्या कोई मुसलमान क्या ये कह सकता है, या कोई हिंदू, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता? क्या कोई कह सकता है कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता? जब बाइबल की आप सारी बातें मानते हैं, कुरान की मुसलमान सारी बातें मानते हैं, तो हिंदू ये कैसे कह सकता है कि मैं वेद और पुराण की ये बात नहीं मानता? यूपी में 17% सवर्ण वोट है। 2027 के दंगल के लिए अखिलेश की नजर 19% मुसलमान पर है, 42% पिछड़ा और 21% दलित वोट के नए सियासी मिक्सचर पर है। इसलिए अखिलेश बार बार संतों को टारगेट करते हैं, जाति का फॉर्मूला फिट करते हैं, अपना रास्ता तक अलग करते हैं। लेकिन रास्ता अलग करने वाली ही ये थ्योरी वो पिछड़ा, मुसलमान और दलित वोट पर अप्लाई नहीं करते। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तो मैं लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। यूपी में जाति के नाम पर हिंदू बंटता है तो अखिलेश का वोट बढ़ता है। 2024 में अखिलेश पीडीए का फॉर्मूला फिट कर सक्सेस हासिल कर चुके हैं। 2027 में भी वो इसी फॉर्मूले का एडवांस वर्जन लॉन्च करना चाहते हैं। इस बार अखिलेश का फोकस अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत को हवा देने पर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो जितना तोड़ रहे हैं हिंदू संत उतना ही जोड़ रहे हैं। और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली। यूपी में कुछ दिन पहले ही छांगुर बाबा का गैंग पकड़ा गया है। छांगुर बाबा 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है, लेकिन अखिलेश ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनका रास्ता अलग हो गया है। अखिलेश को कभी मुसलमानों में जाति पूछते नहीं देखा गया। अखिलेश को कभी दूसरे मजहब पर बहस नहीं करते देखा गया, क्योंकि वहां वोट मिलने की जगह छिटकने का डर है। इससे पहले अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पिछले महीने इटावा में 2 यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई थी। तब अखिलेश ने इसे पीडीए अपमान कांड नाम दिया। इसमें पिछड़ा वोट का एंगल फिट किया।
समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन पर हूबहू वही लाइन लेंथ फॉलो की गई। अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत को खूब हवा दी गई। इटावा कांड में बाबा बागेश्वर का कोई रोल नहीं था, लेकिन अखिलेश ने इस कांड में जैसे तैसे करके बाबा बागेश्वर को फिट कर दिया। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सवाल यह है कि अखिलेश और उनकी पार्टी बार बार बाबाओं को टारगेट क्यों कर रही है? बाबाओं के नाम पर जाति का एंगल क्यों फिट कर रही है? समझ लीजिए, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर की लाइन कुछ दिन से बदल गई है। वो जाति में बटे हिंदू को जोड़ने पर फोकस कर रहे हैं। जाति और वर्ण से ऊपर वो हिंदू पर फोकस कर रहे हैं। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू? अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बाबा बागेश्वर जहां भी जा रहे हैं जाति में बटे हिंदू को एक ही सांचे में फिट कर रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले वो 5 करोड़ हिंदुओं से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाले हैं। आगामी 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन में श्री बांके बिहारी तक की 131 किलोमीटर की पदयात्रा है। वहां से पदयात्रा उठेगी, 3 प्रदेशों में होते हुए जाएगी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों सीमाओं में हम लोग गांव गांव, गली गली हम 10 दिन तक पदयात्रा करेंगे।